नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चरित्रहीन का 23वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। किरणमयी उपेन से जताती है कि वो उसको प्यार करती है। अब उसकी जो मर्जी हो करे, उसे कुछ नहीं कहना। वो उपेन से कहती है कि अगर वह उससे नहीं बताती तो शायद वह पागल हो जाती। उपेन जाने को होता है और दिवाकर को उसके हाथ सौंप जाता है कि अकेले रहने से अच्छा है कि दिवाकर अगर उसके साथ रहे तो दिवाकर का भी ध्यान रखना हो जाएगा और घर में एक आदमी की कमी भी पूरी होगी। इधर सतीश दुनिया से खिन्न होकर शहर से दूर एक वीराने जगह पर अपना डेरा डालता है। वो कलकत्ते से जो अपयश और दुख का बोझ साथ लाया था, उसका एकांत में हिसाब किताब करना चाहता है। 3 चीज़ों पर वह काम करना चाहता है: सावित्री से घृणा करना, दूसरा किरणमयी भाभी को भूलना, तीसरा उपेन दादा के साथ संबंध तोड़ना। बिहारी उसके साथ सदा ही रहता है। वो चाहता है कि सतीश को सब सच बता दे कि सावित्री ने उससे सब झूठ कहा था। उसने कोई पाप नहीं किया। वो उसे बहुत चाहती है, लेकिन वो वचनबद्ध है और बिहारी वचन तोड़ना नहीं जानता। अब सुनते हैं आगे की कहानी। बचाइए। पल भर में ही सतीश का वैराग्य जैसे उतर सा गया। वह इस तत्व को भूल गया कि कामिनी और कंचन अत्यंत हेय हैं। बाघ की तरह उछलकर वह एकदम उस युवती के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ है? युवती ने अकेले होने के कारण अब तक बहुत लांछना और अपमान सहा था। अब मुंह ढककर बैठ गई और रो दी। सतीश ने व्यग्र स्वर में पूछा, मामला क्या है? हुआ क्या है? ये लोग मेरा बड़ा अपमान कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं? ये लोग कौन हैं? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? सतीश एक साथ ढेरों प्रश्न कर बैठा। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारे साथ के आदमी कहाँ हैं? गाड़ी किसकी है? युवती ने आंखें पोंछकर रूंधे हुए स्वर में कहा, मेरा साइस घोड़ा पकड़ने के लिए उसके पीछे गया है और कोई साथ नहीं है। मैं तपोवन देखने आई थी। अक्सर आती हूँ। वहीं से ये लोग मुझे दिख करते आ रहे हैं। सतीश ने क्रुद्ध होकर कहा, खूब किया इन लोगों ने। आप क्या मेम साहब हैं जो अकेले टमटम हाँक कर इतनी दूर चली आई? आप क्या अंग्रेज रमणी हैं कि जहाँ जी चाहे वहाँ अकेले जाने का भय न हो? हमारे देश के लोगों का तो यही नियम है कि असहाय स्वदेशी अबला को पाते ही उसका अपमान करेंगे। आपके माता पिता क्या इस नियम को नहीं जानते? उस युवती से इतना कहकर सतीश ने जो आदमी के उस झुंड में सबसे बड़ा था, उस पर आग बरसाती हुई नजर डालकर कहा, तुम लोग क्यों खड़े हो? उसने जवाब दिया, हमारी खुशी। उन लोगों की तरफ देखते ही समझ में आ गया कि उन लोगों ने या तो भांग पी रखी है या गांजा, या दोनों का ही सेवन किया हो। सतीश ने हाथ सीधा करके रास्ता दिखाकर संक्षेप में कहा, जाओ। उत्तर में उस आदमी ने खूब बुरा मुंह बनाकर कहा, अरे जाओ 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 रे। इसके जवाब में सतीश ने उस आदमी के गाल पर ऐसा करारा थप्पड़ जमाया कि उसे केवल अंतिम रे अक्षर के उच्चारण को ही और जरा लंबा करने का अवसर मिल गया। वह उसी क्षण अच्छी अच्छी पुस्तकों में प्रयुक्त वाताहत कदली वृक्ष की तरह बेहोश होकर कांपता हुआ चक्कर खाकर सड़क के ऊपर लंबायमान हो गया। उसी घड़ी उसके साथ दुबला पतला सीधा सा छोकरा बिना अपराध के सतीश के बाएं हाथ का तमाचा खाकर पहले टमटम में साइस के बैठने की पिछली जगह से टकराया और उसके बाद पहिए के नीचे आंखें मूंद कर तिल मिलाया हुआ सा बैठ गया। बाकी 6 आदमी कुछ नशे के मारे और कुछ सतीश के थप्पड़ के डर से वेवल होकर हतबुद्धि की तरह आंखें फाड़कर जहां के तहां खड़े रहे। सतीश ने सामने के आदमी को ललकार कर कहा, चलो अब तुम जाओ। इसके जवाब में वह बिजली के वेग से जाकर सबके पीछे खड़ा हो गया। सतीश ने तब उस स्त्री से कहा, चलिए उठिए। युवती चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। सतीश ने कहा, चूल्हे में गया आपका साइस और गाड़ी, पानी आ रहा है, आइए मेरे साथ। युवती ने डरते डरते कहा, मैं क्या टाउन तक चल सकूंगी? सतीश ने कहा, टाउन नहीं, मेरे डेरे पर। पानी बरसने ही वाला है। खड़े खड़े यहाँ सोचने विचारने का काम नहीं है। न जाइए तो यहीं खड़े खड़े भीगिए, मैं जाता हूँ। युवती ने कहा, नहीं चलिए, मैं आपके साथ जाऊंगी। इसमें सोचने विचारने की क्या बात है? बूंदे गिरना शुरू हो गया और आंधी की वह तेजी कम होने पर भी थमी नहीं।
दोनों जने कुछ देर चुपचाप चलकर बंगले के फाटक के सामने पहुंच गए। सतीश ने सहसा रुक कर कहा, लेकिन मेरे डेरे में कोई स्त्री नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूं। युवती ने पूछा, तो फिर आपका भोजन कौन बनाता है? खिलाता पिलाता कौन है? आप खुद? सतीश ने कहा, जी नहीं, नौकर है, लेकिन वे भी मर्द हैं। युवती ने कहा, न सही, लेकिन आप खड़े क्यों हो गए? चलते चलते कहिए ना। सतीश ने कुंठित होकर कहा, इसी से कहता हूं कि मेरे यहाँ कोई स्त्री नहीं है। इस रात को भीतर जाने के पहले आपको यह बता देना मुनासिब है। युवती ने कहा, अगर यह मुनासिब है तो आपने वहीं क्यों नहीं बताया? खैर जो भी हो, अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। इसके सिवा मुझे प्यास भी बहुत जोर की लगी है। आइए आइए कहकर सतीश अप्रतिभ होकर अंधेरे में बाग के बीच एक राह दिखाता हुआ आगे बढ़ा। अपने मन में यह अनुभव करके कि इस अशोभन घटना के बाद युवती कितनी सुस्त और शिथिल हो पड़ी है, सतीश लज्जित हो उठा। क्षण भर बाद ही उसने धीरे से कहा, आपकी आवाज जैसे मैंने पहले कभी सुनी है। युवती ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन वह समझ गई कि अंधेरे के कारण सतीश ने उसका चेहरा नहीं देखा है। बारांदे पर चढ़कर सतीश की उस टूटी हुई आराम कुर्सी पर वह बैठ गई और बैठते ही बोली, साथ में बिहारी तो है ना? साथ ही जोर से पुकारा, बिहारी, मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आ। बिहारी दूसरी तरफ था। आवाज सुनते ही पानी लेकर हाजिर हो गया। बारामदे में दीवार पर एक मिट्टी के तेल का लैंप टिमटिमाता हुआ जल रहा था। उस धुंधले क्षीण प्रकाश में भी उस युवती को देखते ही उसने तुरंत ही पहचान लिया और विस्मय के साथ प्रश्न किया, बिटिया रानी, आप यहाँ कैसे? वह लंबी कहानी है, कहकर उस युवती ने, जो ज्योतिष बाबू की बहन सरोजिनी थी, अपने आप उठकर बिहारी के हाथ से पानी का गिलास ले लिया। एक ही सांस में गिलास खाली करके बिहारी को लौटाकर सरोजिनी ने कहा, दादा को खबर देनी होगी बिहारी। पता ठिकाना बता दूं तो क्या तुम इस रात के समय पर ढूंढ लोगे? बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, ना बिटिया रानी, मैं तो इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानता पहचानता। इसके सिवा मैं बूढ़ा आदमी ठहरा इस आंधी पानी और अंधकार में राह न चल सकूंगा। सरोजिनी ने चिंतित होकर कहा, तो फिर कैसे होगा बिहारी? घोड़ा अगर भागता हुआ अस्तबल में पहुंच गया तो उसे देखकर दादा को मेरे लिए बड़ी चिंता होगी। किसी उपाय से उन्हें यह सूचना देनी ही होगी कि डर की कोई बात नहीं, मैं कुशल पूर्वक हूं। बिहारी ने सोचकर कहा, हमारे रसोइया महाराज इधर के ही आदमी हैं, रास्ता घाट सब उनके पहचाने हुए हैं, मैं उन्हें जाकर बुलाए लाता हूं। वह रसोई घर की ओर चला। सतीश ने कहा, अपने दादा को एक चिट्ठी भी तो लिख दीजिएगा। सरोजिनी ने कहा, जी हाँ, यही अच्छा होगा। सतीश ने कहा, बहन को मेम साहब बना डालने का नतीजा क्या हुआ सो भी लिख दीजिएगा। ज्योतिष बाबू सुनेंगे तो खुश होंगे। खोंचा खाकर सरोजिनी क्रुद्ध हो उठी। यह सच है कि आज का उसका आचरण दैव विडंबना से बहुत ही गर्हित और लज्जाजनक हो पड़ा था और उसके लिए उसे खुद भी ग्लानि कम नहीं हुई थी। लेकिन कोई दूसरा आदमी उसी बात को लेकर बार बार अगर मेम साहब कहकर ताना दे, व्यंग करे, तो सहा नहीं जाता। सरोजिनी ने ताव में आकर तीखे स्वर में जवाब दिया, न हो आप ही अपने हाथ से दादा को लिख दीजिए ना कि उनकी बहन को कैसी विपत्ति से आपने बचाया है। यही नहीं, कल सवेरे शहर भर में इसका ढिंढोरा भी पीट दीजिएगा। खबर चारों ओर से दादा को पहुंचेगी ना तो वह और भी प्रसन्न होंगे। कहकर वह जोर से हंस पड़ी। उसकी खींच का कारण सतीश ने स्पष्ट समझ लिया, किंतु वह भी तो यह सब साहबी चाल ढाल बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाता था। वह निष्कपट रूप से विश्वास करता था कि अंग्रेजों की नकल करना 16 आने दोष है। शराब पीने की अपेक्षा मुर्गे का मांस खाने में कहीं अधिक पाप होता है। अतएव उसने भी गर्म आवाज से जवाब दिया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आप लोगों के समाज में सब कुछ संभव है। सरोजिनी ने कहा, तो शायद हम लोगों का समाज कुत्ते बिल्लियों का समाज है, हम शायद मनुष्य नहीं हैं। सतीश ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि आप लोग मनुष्य नहीं हैं, मेरा मतलब तो यह है कि आप लोगों की कुछ ऐसी धारणा है कि आप लोगों के सिवा भारत में और कोई मनुष्य है ही नहीं। सरोजिनी ने कहा, यह बात एक तरह से सच है। हम लोगों में से जिनकी ऐसी धारणा है उन्हें मैं ऐसा दोष नहीं देती।
सतीश ने कहा, यह मैं जानता हूँ, इसलिए आज आपको इससे कहीं अधिक सजा मिलनी चाहिए थी। वहां अगर मैं आपको पहचान लेता तो चुपचाप चला आता, बात भी न करता। सरोजिनी ने कहा, कौन सी सजा, जरा सुनो तो। अपमान और अत्याचार, यही तो। सतीश ने कहा, हाँ यही। सरोजिनी ने कहा, अब समझ में आया कि आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि असहाय नारी का अपमान करना ही आपके देशी लोगों का स्वभाव है। जान पड़ता है आपकी इच्छा यही थी कि मेरा बाकी अपमान आपके घर लाकर आप खुद करें। अब पहचान का आदमी देखकर हिचक हो रही है, इसी से आपको क्रोध आ रहा है, यही बात है ना? सरोजिनी की बातों की गर्मी देखकर सतीश क्रोध में भी हंस पड़ा। बोला, ठीक यही बात है। तुम्हारा अपमान न कर पाने के कारण ही मेरा यह सब गुस्सा है। हमारी भाषा में कृतज्ञता नाम का एक शब्द है। तुम साहब मेमो ने शायद उस शब्द को कभी सुना भी न हो। सरोजिनी के दोनों होठों के बीच एक दबी हुई सी हंसी की रेखा बादलों के आवृत बिजली की तरह खेल गई। तो भी उसने क्रोध के स्वर में ही जवाब दिया, लेकिन उस कंठ स्वर में अभी इतनी बनावट थी कि शायद बहुत बड़े अमनोयोगी श्रोता के कानों से भी वह छिपी न रह सकती थी। सरोजिनी ने कहा, ये साहब मेम साहब जैसे अकृत्य हैं वैसे ही पाखंड भी। तुम उनके दल में शामिल न हुए तो उनके परित्राण का दूसरा उपाय नहीं है। आओगे उनके दल में? इसके जवाब में सतीश ने भी हंसी को कुछ दबाकर कहना चाहा। ठीक इसी समय बिहारी ने रसोइया महाराज को लाकर हाजिर कर दिया। सरोजिनी ने हाथ के बटुए को खोलकर 5 रुपये निकालकर आराम कुर्सी के हत्थे पर रख दिए और कहा, यह तुम्हारा इनाम है पांडे जी, तुम्हें एक चिट्ठी शहर ले जाकर दे आना होगा। यह कहकर सरोजिनी ने नाम धाम और ठिकाना भरसक बतला दिया। पांडे जी अपनी 2 महीने की आमदनी पर लोलुप दृष्टि डालकर फौरन राजी हो गए और पत्र के लिए हाथ बढ़ा दिया। महाराज के हाथ में रुपये रखकर सरोजिनी पत्र लिखने के लिए भीतर चली गई। लिखने की मेज सामने ही थी। दम भर में उसने पत्र लिखकर महाराज को सौंप दिया। पांडे जी ने सावधानी से उसे अपनी मिर्जई की जेब में रखकर बाएं हाथ में हरिकेन लालटेन और दाहिने हाथ में लंबी लाठी लेकर मूसलाधार पानी बरसते में ही प्रस्थान कर दिया। बिहारी ने सकुचाते हुए कहा, बाबूजी महाराज कब लौटेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। रसोई का क्या होगा? सतीश ने सरोजिनी के मुंह की ओर एक बार ताक कर प्रसंग को दबा देने के लिए लापरवाही के साथ कहा, देखा जाएगा। पर बिहारी की घबराहट उससे कुछ कम नहीं हुई। उसने कहा, कैसे होगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता बाबू। सतीश ने अप्रसन्न होकर कहा, तुझे इसकी कुछ चिंता न करनी होगी बिहारी, तो जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके सिवाय आज मुझे भूख भी नहीं है। लेकिन बिहारी वहां से हटा नहीं, कारण उसे विश्वास नहीं हुआ। एक तो साधारण मनुष्य की अपेक्षा सतीश की भूख यूं ही अधिक है। इसके सिवाय इतने दिन की नौकरी में उसने एक दिन भी अपने मालिक से भूख न लगने की शिकायत नहीं सुनी थी। उसने संक्षेप में कहा, यह कैसे हो सकता है बाबूजी? सतीश ने झिड़क कर कहा, यही तुझ में बड़ा ऐब है बिहारी, तू हर बात में बहस करने लगता है। कहता तो हूं कि ठीक कर लूंगा, तू जा, लेकिन मानता ही नहीं, खड़े खड़े मुंह पर सवाल जवाब कर रहा है। बिहारी दुखी होकर चला जा रहा था कि सरोजिनी ने पुकार कर लौटाया। कहा, आज मेरे ही कारण तुम लोगों को यह मुसीबत उठानी पड़ रही है। क्या रसोई की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है? बिहारी ने कहा, हुई क्यों नहीं है बिटिया रानी, लेकिन बनावेगा कौन? महाराज को लौटने में कितनी देर लगेगी इसका कुछ निश्चय नहीं है। इतना कहकर अप्रसन्न मुख से वह चला गया। सरोजिनी ने कहा, मेम साहब भले ही हो, लेकिन ब्राह्मण की लड़की तो है, उसके हाथ का खाना खाने से तुम्हारी जाति तो न चली जाएगी? प्रश्न सुनकर सतीश हंसकर बोला, जाति जाएगी या नहीं यह तो नहीं कह सकता, लेकिन सवाल यह है कि मेम साहब के हाथ की रसोई किसी के गले के नीचे उतरेगी भी या नहीं। यह बात है, अजी मेम साहब के हाथ का खाना बना खाएंगे तो फिर उसे भूल नहीं सकेंगे। कहकर हंसी और एसेंस की सुगंध से उस स्थान को भरकर तेजी के साथ घर के भीतर चली गई। 5-6 मिनट बाद जब वह बाहर आई तब उसकी वेशभूषा को देखकर क्षण भर के लिए सतीश मुग्ध हो गया। जूते मोजे के बदले दोनों खाली पैर और रेशमी साड़ी ब्लाउज की जगह केवल शमीज के ऊपर सतीश की एक लाल किनारी की सीधी सादी धोती देखकर सतीश की दोनों आंखें जुड़ा गई। वह उच्छ्वासित आवेग के साथ कह उठा, वाह, यह पोशाक तुम्हें कैसी फबती है, साक्षात लक्ष्मी देवी जान पड़ती हो। सुनकर सरोजिनी की नस नस में पुलक की बहिया सी आ गई।
जीवन में उसने कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया था कि कानों के द्वारा इतनी मिठास भीतर प्रवेश कर सकती है, किंतु साथ ही उसे बड़ी लाज भी लगी, जिससे सिर झुकाकर उसने केवल इतना ही कहा, जाओ। केवल 2 अक्षर इस जाओ शब्द ने आज उसके कानों में अमृत वर्षा कर दी। केवल सतीश के ही नहीं, उसके कंठ स्वर में इतनी मिठास छिपी थी, इसका भी आज पहले पहल उसने अनुभव किया। किंतु लज्जा को उसने फौरन ही प्राणपण चेष्टा से दबा दिया। वह पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की है, परिचित और अपरिचित पुरुषों के साथ अकुंठित भाव से बातचीत करने का उसे अभ्यास है। वह जानती थी कि लज्जा प्रश्रय देने से उत्कृष्ट हो उठती है, इसलिए जोर करके सिर उठाकर हंसती हुई बोली, अच्छा, अब बड़ाई पीछे होगी। अब चलकर यह तो बताओ कि तुम लोगों की रसोई किस मोहल्ले में है। यूं कहती हुई वह आप ही आगे बढ़ गई। रसोई बनाने के बाद खा पीकर बरामदे में 2 कुर्सियों पर दोनों जने आमने सामने बैठे थे। इसी बीच में किसी समय तुम और आप का युद्ध समाप्त करके तुमने गद्दी छीन ली और वह उस पर जमकर बैठ गया। सरोजिनी ने कहा, एक बात का तो हमें से किसी को भी ख्याल नहीं हुआ कि दादा के घर का पता अगर महाराज न लगा पावे तो कम से कम किराए की गाड़ी तो ले आता, यह तो कह दिया जाता। अब अगर महाराज को हमारा घर न मिला तो क्या होगा सतीश बाबू? सतीश ने कहा, अगर इस बात का ख्याल आता भी तो कोई विशेष लाभ न होता। इतनी रात गए इतनी दूर, इस दुर्दिन में शायद ही कोई गाड़ी वाला यहाँ आने को तैयार होगा। शायद तुम्हें रात को यहीं रहना पड़ेगा या फिर पैदल जाना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई तीसरा रास्ता नहीं है। मैं पैदल चल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवाय और किसी के साथ नहीं। इसके माने क्या? मेरे साथ जाने में विपत्ति की संभावना नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? जरूर है, लेकिन उस सब का भार तुम्हारे ऊपर है। जवाबदेही तुमको देनी होगी, मुझे नहीं। सतीश ने विस्मय के साथ कहा, मुझे जवाबदेही करनी होगी? मेरा अपराध? और किसी के आगे न सही, अपने आगे तो करनी ही होगी, कहकर सरोजिनी सहसा स्तब्ध होकर रुक गई। सतीश ने इसका प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उसने स्पष्ट अनुभव किया कि दोनों जनों की इस क्षण भर की चुप्पी के बीच से लज्जा की हवा का एक तेज झोंका निकल गया और उसके वेग ने सरोजिनी को अकस्मात उठा दिया। कोई आ रहा है ना? कहते हुए सरोजिनी कुर्सी छोड़कर उठी और बरामदे में जाकर जंगले पर शरीर का बोझा डालकर झुककर कुछ देर तक अंधकारपूर्ण बाग की ओर देखती हुई खड़ी रही। कुछ देर में जब वह आप ही आप धीमे स्वर में, यहाँ कोई भी तो नहीं, कहकर अपनी जगह पर लौट आई और अपने कपड़े और एक बार अच्छी तरह ठीक करके बैठ गई, तब सतीश के मुंह से कोई बात नहीं निकली। इसके बाद दोनों जने चुपचाप बैठे रहे। उस पर बाहर आंधी थम जाने पर भी पानी नहीं रुका। सिर के ऊपर अंधेरा आकाश था और नीचे चारों ओर के आम कटहल के बाग के भीतर वह अंधकार 10 गुना गहरा और घना होता जा रहा था। उसी के छोर पर एकांत में स्वल्प प्रकाश युक्त बरामदे में दोनों तरुण नर नारी आमने सामने कोई बात न करके चुपचाप बैठे थे। उस समय और एक अंधे देवता अलक्ष्य रहकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और उस दबी हुई हंसी की चमक काले काले बादलों की आड़ में रह रहकर खेलने लगी। कुछ समय पहले एक दिन रात को सतीश ने इसका परिचय पाया था कि बाहर की प्रकृति अपने आकाश, हवा, प्रकाश और अंधकार की लीला से मनुष्य के मनोभाव और हृदय की वृत्तियों को किस तरह अपनी ओर खींच ले सकती है। उस दिन बिहारी के मुख से विपिन के साथ सावित्री के गृह त्याग की खबर पाकर सतीश ने समझ लिया था कि उसकी भविष्य की सब सुख शांति दुख के समुद्र में डूब गई है। वह जब घबराया हुआ ज्ञान शून्य सा होकर घर से निकल पड़ा था और किले के मैदान में जनहित सन्नाटे के स्थान पर आकर लेट रहा था, उस दिन भी ऐसे ही काले अंधकारपूर्ण आकाश ने अपने अंधेरे ठंडे हाथ से सतीश के हृदय में जलती हुई विद्वेष की ज्वाला को धो पोंछ डाला था और सावित्री को क्षमा कर देने की शिक्षा दी थी। आज फिर वही उद्दाम चंचल, वही प्रकृति अपनी संपूर्ण सजीवता के स्पर्श से सतीश के निराशा से पीड़ित चित्त को और एक राह की ओर अनिवार्य वेग से ढकेलने लगी। सरोजिनी ने एकाएक प्रश्न किया, तुम्हारे इस वनवास का क्या मतलब है? सतीश ने कहा, निश्चय ही इसका कोई मतलब है। सरोजिनी ने कहा, सो तो है, लेकिन किसी को कुछ न बताकर क्यों भाग आए? किंतु तुमसे किसने कहा कि मैं भाग आया हूं? सरोजिनी ने हंसकर कहा, इस खबर को मैंने खुद ही खोज निकाला है। तुम जिस दिन सवेरे कलकत्ते से चले आए, उसी दिन मैं खुद तुम्हारे डेरे पर गई थी।
सतीश ने कुछ विस्मित और पुलकित होकर कहा। समझ गया। जब उपेंद्र दादा मुझे खोजने गए थे तब तुम उनके साथ थी। वह डेरे पर जाएंगे यह मैं जानता था। अच्छा, मुझे न पाकर उन्होंने क्या कहा? सावित्री ने कहा, जरूर उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन मैंने सुना नहीं, क्योंकि वह स्वयं वहां नहीं गए थे। मेरे हाथों एक चिट्ठी भेजी थी। सतीश ने पूछा, फिर? सरोजनी ने कहा, मैंने जाकर सुना कि तुम घर में नहीं हो, सवेरे की गाड़ी से ही कहीं चले गए हो। जी मैं आया तुम्हारे रसोइया महाराज से कहकर दरवाजा खुलवा लिया जाए और सारा घर घूम घूम कर देखा जाए। बाहर बरामदे में एक साड़ी उस समय भी बड़ी सूख रही थी। पूछने पर मालूम हुआ कि यह साड़ी माई जी की है। वह बीमार पड़ गई थी और तुम उन्हीं को लेकर पछाह के गांव चले गए हो। अच्छा, वह तुम्हारी कौन है? इस डेरे में तो नहीं दिख पड़ती। सतीश का चेहरा उतर गया। कुछ देर तक स्थिर भाव से बैठे रहकर उसने कहा, मैं उसको लेकर पछाह चला गया हूं? या कहा उसने? गधा, झूठा कहीं का। और उपेंद्र दादा ने यही विश्वास कर लिया? सतीश का उत्तेजित चेहरा और कंठस्वर देखकर सरोजनी को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, उपेंद्र बाबू तो उस समय वहां थे ही नहीं, और अगर विश्वास कर भी लेते तो उसमें दोष क्या था? वह माई जी तुम्हारी कौन है सतीश बाबू? सतीश एकाएक कह उठा, मेरी कौन है? कोई भी नहीं। मेरे पुराने डेरे में एक दासी थी, शैतान बदमाश औरत। उतरती उम्र में बीमारी से मर रही थी, इससे मुझसे कुछ भीख मांगने आई थी। मैं उसे लेकर पछाह चला गया। हरामजादा पाजी, यह बात अगर मेरे मुंह के सामने कहता तो? सरोजनी के विस्मय की सीमा नहीं रही। जरा देर सतीश के चेहरे की ओर चुपचाप ताकते रहकर उसने धीमी आवाज में कहा, दासी? लेकिन इससे आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सरोजनी के मुख के भाव और एकाएक इस आप संबोधन पर सतीश का ध्यान अवश्य गया, लेकिन उससे इसकी खींच की मात्रा रत्ती भर भी कम नहीं हुई। उसने कहा, अनुचित असंगत रूप से बदनाम किए जाने पर कौन उत्तेजित नहीं होता? अच्छा, उस रात को वह बेहोश हो गई थी? सतीश ने ठीक वैसे ही उत्तप्त स्वर में कहा, जी हाँ, हो गई थी। लेकिन इससे क्या हुआ? उसका बेहोश हो जाना भी क्या मेरा अपराध है? और तुम्हें क्यों उसके संबंध में सम्मान के साथ बात करती हो? घर के नौकर चाकरों से क्या तुम आप और जी कह के बात करती हो? सरोजिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया, चुपके से बैठी रही। अब तक उसके हृदय में जो आनंद की चांदनी चिटक रही थी, उससे कहीं एक काले बादल ने उठकर अंधकार से ढक दिया। एक बार उसके मन में प्रश्न उठा कि उस रात को उपेंद्र बाबू उस डेरे में सपत्नी उपस्थित होकर क्या फौरन लौट गए थे? लेकिन न जाने क्यों उसने यह प्रश्न नहीं किया। मन ही मन उसने समझ लिया कि इस मामले में ऐसी कोई बात है जिसे उपेंद्र खुद नहीं प्रकट कर सके और सतीश भी प्रकट नहीं कर सकेगा। किंतु यह छोटी सी चुप्पी दोनों को जैसे पीड़ित करने लगी। सरोजनी अधिक देर तक चुप नहीं रह सकी। उसने कहा, अच्छा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।